and just sharing with you whiteboard, and you will come to know कि in today's class we are going to take American novelist अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे. तो रिमेंबर दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्नेस्ट हेमिंगवे. You have only to note these points what I'm telling you, and remember that when we go with this author, especially Ernest Hemingway, you will come to know that the first point ki he was born in 1899. He was born in 1899 in Oak Park, OAK, in Oak Park, a small town in Illinois. In Illinois, ILLINOIS. So you will come to know we are taking whom, we are taking American author, and who is American author? American author is Ernest Hemingway. And you will come to know कि सबसे पहला पॉइंट है कि he was born in 1899. उनका जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में हुआ है. कहाँ पैदा हुए थे? ओक पार्क में. एक जगह है ओक पार्क अमेरिका और में, और यह एक स्मॉल टाउन है. यह स्मॉल टाउन कहाँ पर है? इलिनॉइस. सो यू विल कम टू नो कि इलिनॉइस एक सेंट लुइस मिसोरी एक जगह है. सेंट लुइस मिसोरी के इलिनॉइस में एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम ओक पार्क है, वो वहां पर पैदा हुए थे. दूसरा चीज, जो उनके फादर हैं, उनके फादर एक फिजिशियन थे जिनका नाम था क्लियरेंस एडमंड. तो सेकेंड पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन, हिज फादर क्लियरेंस एडमंड, CLEA, सॉरी क्लारेंस एडमंड, CLARANCE, क्लारेंस एडमंड, EDMOND, क्लारेंस एडमंड, a well known physician, a well known physician, a well known physician, and passionate amateur sportsman, and passionate amateur sportsman. SPORTS. सो इफ यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि उनके फादर का क्या नाम है? क्लारेंस एडमंड. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. CLARANCE. उनके फादर का नाम क्लारेंस एडमंड है. और जो क्लारेंस एडमंड रहे हैं वे क्या रहे? फिजिशियन भी रहे हैं और एक स्पोर्ट्समैन भी रहे. लेकिन जो स्पोर्ट्समैन वो रहे थे अमेचर स्पोर्ट्समैन, ऐसे शौक शौक में उन्होंने इसको लिया हुआ था. कोई ये उनका बिजनेस नहीं था, लेकिन फिजिशियन जो है वह वो थे. तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हिज फादर, वो क्या थे? हिज फादर क्लारेंस एडमंड. उनकी जो मदर थी, मदर का नाम था ग्रेस हॉल हेमिंगवे. तीसरा पॉइंट उनकी माँ के बारे में है. हिज मदर ग्रेस हॉल हेमिंगवे, ग्रेस हॉल हेमिंगवे. हिज मदर ग्रेस हॉल हेमिंगवे had talent in both music and painting. In both music and painting. In both music and painting.
सो व्हाट आई वांट टू से कि दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उनकी माँ के बारे में है। उनकी माँ का क्या नाम है? ग्रेस हॉल हेमिंगवे, दिस इज द नेम ऑफ हिज मदर, ग्रेस हॉल हेमिंगवे। उनकी माँ जो है क्या थी कि उनके अंदर जो टैलेंट था वह क्या था कि पेंटिंग में और म्यूजिक में वो काफी हद तक म्यूजिक और पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो यू विल कम टू नो जैसे एक फैमिली होती है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर ब्रदर, वो सब उनके फैमिली में रहे हैं ऑल दिस थिंग, बट वी कैन से दैट ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, एक एजुकेटेड फैमिली थी, वहां से वो बिलोंग करते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। बट उसके बाद जो है, अभी तक तो हमने उनके माँ के बारे में, उनके फादर के बारे में बात किया और ये बताया कि वो उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओक पार्क में हुआ था। ओक पार्क क्या है? एक स्मॉल टाउन है। और यह कहाँ पे लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन इलिनॉयस, एक जगह अमेरिका में, एक इलिनॉयस एक जगह है, वहां पे लोकेटेड था। तो वी केम टू नो अबाउट हिज मदर, his father, and the particular place where he was born, and the date was 1899, all these things। अब हम लोग उनकी स्कूलिंग को लेकर के बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया। तो एक चीज ध्यान में रखना, नाउ द फोर्थ पॉइंट, वी हैव टू टेक फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन 1917, इन 1917 हेमिंगवे फिनिश्ड स्कूल, हेमिंगवे हेमिंगवे फिनिश्ड प्राइमरी एजुकेशन, primary education at Oak Park, at Oak Park। ओक पार्क जिस जगह वो पैदा हुए थे वहीं पे स्कूल था, तो उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से प्राप्त की है। और ये घटना कब की है? 1917 ईस्वी की। इन 1917 हेमिंगवे फिनिश्ड प्राइमरी एजुकेशन। और कहाँ से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया? ओक पार्क से। सो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट जनरली यू हैव टू रिमेम्बर कि 1917 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? ओक पार्क से अपना प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने लिया। Now you will come to know that is the next point. What happened after it? That is the fifth point. After it, you will come to know कि जो हेमिंगवे रहे हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया कि 1918 में उन्होंने इटली रेड क्रॉस मिशनरी को और उसके एम्बुलेंस ड्राइवर, उन्होंने उसके एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में ज्वाइन किया और इटली गए। वहां पे जो वुंडेड सोल्जर्स थे, क्योंकि तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हो गया था, 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो ये चीजें, और ये क्वेश्चन पूछा गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज पूछा जा चुका है कि वो कौन सा अमेरिकन नावलिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया था कि एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के रूप में इटली रेड क्रॉस को ज्वाइन किए थे, और वो भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उन्होंने काम किया और फर्स्ट वर्ल्ड वार में वुंडेड सोल्जर्स की सेवा की है। तो ये चीज किसके लिए आता? अर्नेस्ट हेमिंगवे के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर, ऑन मे 12, मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे ढंग से कवर करिएगा। ऑन मे 12 1918 he joined as an honorary lieutenant, HONORARY, honorary lieutenant, LIEUTENANT, honorary lieutenant in Italy Red Cross, in Italy Red Cross, in Italy Red Cross missionary
Red Cross missionary as an ambulance driver, as an ambulance driver and went to Italy and went to Italy to serve the wounded soldiers, to serve the wounded soldiers, WOUNDED, wounded soldier, SOLDIERS. So now the fifth point is highly significant, highly important. Already I told you कि this question has been asked in PGT कि मई 12 1918 में 12 मई 1918 ईस्वी को ही ज्वाइंट एज एन ऑनरेरी, ऑनरेरी वो होता है जो बगैर वेतन पे काम करता है उसको ऑनरेरी कहा जाता है। ही ज्वाइंट एज एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, कहाँ पे ज्वाइन किया है? इटली रेड क्रॉस को उन्होंने ज्वाइन किया है, इटली रेड क्रॉस मिशनरी एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इटली रेड क्रॉस मिशनरी को उन्होंने कैसे ज्वाइन किया? एम्बुलेंस ड्राइवर। और उनका पर्पस क्या था? एंड वेंट टू इटली टू सर्व द वुंडेड सोल्जर्स। तो 1918 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। 1918 ईस्वी में वर्ल्ड वार का समापन होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है। तो उसी समय जब उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था ओक पार्क में, तो उसके बाद उन्होंने ऑनरेरी ड्राइवर के रूप में ज्वाइन करते हैं इस पोस्ट को। और वो जो है क्या कहते हैं कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट इन इटली रेड क्रॉस मिशनरी और एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट डिड ही ज्वाइन? ही ज्वाइंड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर एंड वेंट टू इटली टू सर्व whom to serve the wounded soldiers, जो wounded soldiers है। मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज पूछा जा चुका है। और इसी में उनको क्या हुआ था, इसी काम करते समय वो जो है घायल भी हो गए थे। तो नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, यू विल कम टू नो ऑन जुलाई 8, ऑन जुलाई 8 1918, on July 8 1918 Hemingway was hit, Hemingway was hit by Austrian mortar shell, AUSTRIAN, Austrian mortar shell, MORTAR shell, while handling out chocolate to Italian soldiers, CHOCOLAT, chocolate to Italian soldier. नाउ दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 8 जुलाई 1918 ईस्वी को एक घटना होती है कि ऑन जुलाई 8 1918, 8 जुलाई 1918 ईस्वी को हेमिंगवे वाज हिट, हेमिंगवे को हिट किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है बाई ऑस्ट्रियन मोर्टार शेल, आशियन मोर्टार सेल के द्वारा, व्हाइल हैंडलिंग आउट चॉकलेट टू इटालियन सोल्जर, जब वो इटालियन सोल्जर को चॉकलेट दे रहे थे। अगर आपको याद होगा चॉकलेट क्रीम सोल्जर की बात कहाँ पे की गई है? आर्म्स एंड द मैन में की गई है। इट मीन्स दैट कि वर्ल्ड वार के समय जो है सोल्जर्स कई कई महीने बैटल फील्ड में होते थे, तो उनको खाने के लिए कुछ ऐसे चॉकलेट दिए जाते हैं जिससे उनको भूख वगैरह कम लगे, या इस तरह की चीजें रही होंगी। तो उसी चीज को जब वो दे रहे थे वहां पर,
तो उसी समय एक मोर्टार शेल से वो जो है क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों किससे एसोसिएटेड है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। और ये कब आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1918 में, कि वो कैसे एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में इटालियन रेड क्रॉस मिशनरी को ज्वाइन करते हैं और वुंडेड सोल्जर्स की हेल्प करते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ब खुद जो है उससे घायल हो जाते हैं। और वो कई महीने, करीब 3 महीने तक, घायल होने के बाद 3 महीने तक वो कहाँ पर थे, हॉस्पिटल में थे। और उस हॉस्पिटल का नाम है रेड क्रॉस हॉस्पिटल इन मिलान। यहाँ पे पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। 7 पॉइंट। मे आई नो कि कोई प्रॉब्लम किसी को, या ऑस्ट्रियन मोर्टार सेल। या मे आई नो एनी प्रॉब्लम। या या मोर्टार शेल इट्स अ वीपन, जैसे कि क्या कहते हैं, यू कैन जस्ट से ग्रेनेड जैसा होता है, ऐसे ही जो है उससे हमला किया गया था। और वो तो जो आर्मी पर्सन होंगे उसको बेहतर बेहतर ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। बट वी हैव टू नो दैट कि ये जो है एक वीपन ही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, जस्ट लाइक ग्रेनेड या समथिंग अदर, उससे। Now that was the sixth point. Now we have to go what? We have to go with 7 point की एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो वहां पे घायल हो गए थे, तो घायल होने के बाद 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो आफ्टर दिस इंजरी ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। आफ्टर दिस इंजरी ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एट रेड क्रॉस हॉस्पिटल रेड क्रॉस हॉस्पिटल इन मिलान। MILAN, मिलान इटली का एक शहर है। वहां पर जो हॉस्पिटल था, जिसका नाम क्या है, रेड क्रॉस हॉस्पिटल इन मिलान। रेड क्रॉस हॉस्पिटल मिलान में उन्होंने क्या किया हुआ था, वहां पे वो जो है हॉस्पिटलाइज्ड रहे, कितने महीने तक, करीब 3 महीने तक वो वहां पर रहे। एंड यू विल कम टू नो कि वहां पर एक जो नर्स थी जो उनकी काफी ज्यादा देखभाल करती थी, उसी नर्स से उनका वहीं पे अफेयर होता है। एक अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स थी, जो है उसमें, और बाद में उन्होंने उसका जिक्र जो है किया हुआ है एक कैरेक्टर के रूप में, ब्रिटिश बेस एस्ली कैरेक्टर के रूप में। और वो कैरेक्टर किस नॉवेल में नजर आती है, द सन आल्सो राइजेस में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हुआ था कि उनकी लाइफ में किसी एक नए मेहमान की एंट्री होती है, और वो जो मेहमान रहे उनकी बिलव्ड जो एक नर्स रही है। तो हियर वी हैव टू राइट डाउन दैट इज द 8th पॉइंट। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट कि हियर ही फेल इन लव, हियर का मतलब उसी हॉस्पिटल में, हियर ही फेल इन लव with this name is highly significant, Agnes von Krovisky. Agnes, AGNES, Agnes von, VONQUROWSKY. Agnes von Kurowiski, an American Red Cross nurse, an American Red Cross Red Cross nurse, an American Red Cross nurse.
full stop. Later on, he mentioned this affair in his novel The Sun Also Rises. The Sun Also Rises. The Sun Also Rises. एंड इन अ फेयरवेल, दो नॉवेल में, एंड इन अ फेयरवेल, एंड इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। बाद में उन्होंने दो नॉवेल लिखा, उन दोनों नॉवेल में उन्होंने क्या किया है कि इस अफेयर का जिक्र किया, और उस अपनी बिलव्ड को उन्होंने एक कैरेक्टर की शक्ल दी, और वो जो कैरेक्टर की शक्ल रही है ब्रेट एशली के रूप में आती है, कैथरीन बार्कले के रूप में आती है। ब्रेट एशली के रूप में द सन आल्सो राइजेज में आती हैं, और फेयरवेल टू आर्म्स में वो किसकी शक्ल में आती है, स्कॉटिश कैथरीन बार्कले के रूप में आती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज ये लिखवा दिया है कि एग्नेस वॉन, उनका जो बिलव्ड का नेम था, क्या नाम था, एग्नेस वॉन क्रूवस्की, ये उनका रियल नेम है। वो अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स थी। और आपने पढ़ा कि लेटर ऑन, LATER, लेटर ऑन, बाद में ही मेंशन दिस अफेयर, उन्होंने इस अफेयर का जिक्र किया, कहाँ पर, इन हिज नॉवेल, अपनी नॉवेल में। और वो दो नॉवेल का में जिक्र करती, कौन कौन सा दो नॉवेल है, एक तो नॉवेल उनका द सन आल्सो राइजेस, और दूसरा अफेयर वेल टू आर्म्स। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कैसे उनकी लाइफ में दैट पार्टिकुलर नर्स केम, एंड how did he mention that thing, that the entry of that nurse, that affair, in his two important novels. And that important novel is what, that important novel is The Sun Also Rises and In a Farewell to Arms। ये सब चीजें आप देखेंगे। यू विल कम टू नो कि इस, okay, okay, next point, I'm going to do the same thing, next point. I think it is the eighth point. Yeah, now the, take the ninth। जो उन्होंने कैरेक्टर पहले लिया है जिसका नाम है ब्रिटिश बेस, ब्रेट एस्ली, ब्रिटिश ब्रेट एस्ली, ब्रिटिश ब्रेट एस्ली, ASHLEY, ब्रिटिश ब्रेट एस्ली इन द सन आल्सो राइजेस। ब्रिटिश ब्रेट एस्ली किसमें, इन द सन आल्सो राइजेस, एंड कैथरीन बार्कली, एंड स्कॉटिश कैथरीन बार्कली, CATHERINE, कैथरीन बार्कली, BARKLEY, कैथरीन बार्कली इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश ब्रेस एस्ली, जो ब्रिटिश ब्रेस एस्ली थी, उन्होंने किसमें, द सन आल्सो राइजेस, इसमें जो है आती है एक कैरेक्टर के रूप में। और स्कॉटिश कैथरीन जो कैरेक्टर है, स्कॉटिश कैथरीन बार्कली, स्कॉटिश कैथरीन बार्कली, ये जो कैरेक्टर रही है, ये जो है क्या कहते हैं कि ये कौन सी नॉवेल में आई है, ये जो है फेयरवेल टू आर्म्स में आई है। आप ये आगे ऐड कर सकते हैं कि रिफर्स रिफर्स टू हिज टू हिज बिलव्ड, refers to his beloved।
ए जो है उनकी बिलव्ड को ही रिफर करता है या उसके लिए स्टैंड होता है, रिफर्स टू हिज बिलव्ड. सो दिस इज द नाइन्थ पॉइंट. एंड perhaps शिल्पी मैम वाज आस्किंग कि टेल मी द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर. तो यू आर गेटिंग टू कैरेक्टर्स. एक तो कैरेक्टर कौन सा रहा है? ब्रेट एस्ली. ब्रेट एस्ली किस में रही है? द सन आल्सो राइसेस में. दूसरा कैरेक्टर स्कॉटिश कैथरीन बार्कली, वो किस में रही है? इन अ फेयरवेल टू आर्म्स में. और ये दोनों कैरेक्टर जो है उनकी उस बिलव्ड को, जो एक अमेरिकन नर्स थी जिसका नाम अभी मैंने आपको लिखवाया था पॉइंट नंबर 9th में, और मैंने बताया था उनका नाम क्या था, एग्निस वॉन कुरोविस्की, जो एक अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स थी. तो आई जस्ट टोल्ड यू कि वहां पे कैसे आप उन सब चीजों को गेटअप करते हैं या कैसे, हाउ मच दे आर. Let me share it again. I was just telling you about the fifth, ninth point. And I think ki ninth point which I have taken, that was what ki ninth point was. Can you tell me ki what I was telling you? हाँ. Yeah, that's good, that's good. It, हाँ हाँ, इट मीन्स दैट यू ऑल हैव गॉन विद दैट पॉइंट, यू ऑल हैव गॉन विद दैट पॉइंट कि इन दो नॉवेल में उस कैरेक्टर को कैसे जो है स्कॉटिश कैथरीन बार्कले के रूप में और फिर ब्रिटिश ब्रेट एस्ले के रूप में वो कैरेक्टर आती है जो उनकी बिलव्ड को रिफर करता है. एंड द नेम ऑफ हिज बिलव्ड वाज एग्नेस वॉन क्लोविस्की. ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड. नाउ वी हैव टू टेक व्हाट, वी हैव टू टेक द 10th पॉइंट. एंड यू विल कम टू नो कि ये जो 10th पॉइंट है, बाद में जो है आफ्टर वार ही रिटर्न. और लेकिन उनका जो मैरिज हुआ था वह एक शिकागो की एक वो थी, कोई वुमन थी जिसका नाम हैडले रिचर्डसन था. तो ही मैरिड हैडले रिचर्डसन. HADLEY, हैडले रिचर्डसन. हैडले रिचर्डसन ऑन 3rd September, on 3rd September 1921. So this is another important point कि undoubtedly a new guest came in his life. And who was that? That was his beloved. And that was a nurse in American Red Cross Society. But we get the point that in 1921 he married Hadley Richardson. And all these things you find ki we find at all ki what happened in his life and how did it come to know. उसके बाद जो है वो टोरंटो जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जहां पर वो ग्रेट लोगों से मुलाकात, उनकी जो नॉवलिस्ट वगैरह थे वो उनसे मुलाकात होती. पेरिस में भी उनका जाना होता है. तो नाउ द 12th पॉइंट, 11th पॉइंट की इन पेरिस ही मेट
इन पेरिस ही मेट, और पेरिस में जो उनकी मुलाकात होती है किससे होती है? फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड। इन पेरिस ही मेट फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, एजरा पाउंड, एजरा पाउंड एंड गर्ट्रू स्टेन। ये सब उस समय के ग्रेट राइटर थे। एंड गर्ट्रू स्टेन, GERTRUD, गर्ट्रू स्टेन, EIN. So you will come to know कि he met Ford Madox Ford, Ezra Pound and Gertrude Stein. All these writers you will come to know he made, where he made in Paris. और आफ्टर मैरिज 1921 के बाद वो ज्यादातर जर्नी पर रहे, टोरंटो गए और पेरिस में। तो पेरिस की जर्नी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ही met these well known writers, Ford Madoc Ford, Ezra Pound and Gertrude Stone. All these things we find. एंड यू विल कम टू नो कि इनका जो मैरिज पहले का था वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था। 1927 में इन्होंने दूसरी मैरिज की है। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई थिंक की 12th पॉइंट, 12th इन 19, या रकीम जी, हैव यू एनी प्रॉब्लम? या इट्स रिकॉर्डिंग, इट्स रिकॉर्डिंग। Okay, but I don't know what happened for first time when we have taken ninth point or 10th point. What happened with that lecture? Actually, yeah. In 1927, you will come to know what happened in 1927. Uh, he married, he married Pauline, Pauline. This is N, Pauline, Pauline Pfeffer, Pfaifer. This is the, so this is what in की second wife of that man, and that is what की Pauline P Pfeffer. और ये घटना कब होती है? 1927 में, 1927 ईस्वी में उन्होंने जो है पाउलिन पी फेफर से मैरिज किया था। एंड उसके बाद वो अमेरिका वापस आते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और यू विल कम टू नो कि अनदर इम्पोर्टेंट थिंग हैपेंड कि 1936 में स्पेन में सिविल वार होता है। और उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन होता है। बहुत सारा चीज जो है वहां पे हम जाते हैं कि स्पेन के सिविल वार को लेकर के उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन 1940 में उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ को भी डिवोर्स दे देते हैं 1940 में। और उसके बाद वो शादी करते हैं मार्था गिलहॉर्न से। तो रिमेम्बर दैट कि दैट इज द थर्ड पॉइंट, 13th पॉइंट। In 1940, in 1940, he divorced he divorced Pauline, जो उनकी सेकेंड वाइफ थी, एंड मैरिड मार्था गिलहॉर्न, मार्था गिलहॉर्न। This is the next point, and married Martha Gellhorn. So what I want to say कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1940 में he divorced Pauline and married Martha Gellhorn. इस तरह से अगर हम आप देखने की कोशिश करेंगे
कि पहली जो वाइफ रही है उनका क्या नाम था, हैडले रिचर्डसन। एक क्रोनोलॉजी आप तैयार कर सकते हैं। पहली वाइफ हैडले रिचर्डसन। हैडली रिचर्डसन के बाद कौन आते हैं, पाउलिन पिफेफर। पाउलिन पिफेफर के बाद कौन आती है, मार्था गेलहॉर्न। तो यू कैन जस्ट जस्ट मेक अ टेबल और अ लिस्ट की इस तरह से उनकी लाइफ में दीज वीमेन केम, दीज वीमेन केम। और इस समय जब उन्होंने थर्ड मैरिज किया तो उस समय दुनिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग जो है थी। और ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो कि इस तरह से रहा है। और इतना ही नहीं, मार्था गेलहॉर्न से भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने इनको भी डिवोर्स दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मैरी वॉल्श से शादी की, Mary Walsh. Now the next point, that is the 13th, 14th point. 14th point. He married Mary Walsh. Mary. Mary Walsh. Wals. His fourth wife. This is R. His fourth wife. His fourth wife. He married Mary Walsh, हिज फोर्थ वाइफ। मेरी वॉल्श से उनकी शादी होती जो उनकी फोर्थ वाइफ रही है। दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें कवर करना चाहिए, हमें ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बताया था कि स्पेन में सिविल वार हुआ था 1936 में। उन्होंने वहां पर भी उसको ज्वाइन किया था, या वहां पे उन्होंने रिपब्लिकन्स को लाने की बात सोच रहे थे, वहां पे उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड आउट। द 15th पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि इन 1936 सिविल वॉर ब्रोक आउट इन स्पेन। सिविल वॉर ब्रोक आउट इन स्पेन। सिविल वॉर ब्रोक आउट इन स्पेन 1936 ईस्वी में। यू विल कम टू नो इन 1936। 1936 ईस्वी में सिविल वॉर होता है। और ये सब चीजें तो उनका अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे वो सब चीजें रहती, वहीं पे उनकी मुलाकात मार्था गेलहॉर्न से होती है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट जितने पॉइंट्स रहे हैं। उन्होंने जो है क्या किया, पहली मैरिज हैडले रिचर्डसन से किया। ये घटना कब की है, 3 सितंबर 1921 की। डेट आपको पता हो या नहीं हो इसका कोई बहुत मतलब नहीं डेट का, लेकिन ये सारी वीमेन का नाम आपको पता होना चाहिए, हैडली रिचर्डसन से। पेरिस में जब वो यात्रा पर इस मैरिज के बाद जाते हैं तो वहां पे बड़े बड़े नावलिस्ट से उनकी मुलाकात होती है। तो फोर्ड मैडॉक फोर्ड, एजरा पाउंड, ये सब तो नाम आपने ऑलरेडी सुना है कि एजरा पाउंड इतना बड़ा नाम है कि टीएस एलियट उससे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। गर्ट्रू स्टेन से मुलाकात होती है। 1927 ईस्वी में वो पाउलिन पीफेफर से शादी करते हैं। 1940 ईस्वी में वो पाउलिन को डिवोर्स दे देते हैं। फिर उसके बाद उनकी मैरिज मार्था गेलहॉर्न से होती है। और मार्था गेलहॉर्न से उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी, जब सिविल वार स्पेन में ब्रोक आउट हुआ था। लेकिन ये भी मैरिज बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। लास्ट में उनकी जो मैरिज होती है वो मेरी वॉल्श से होती है जो उनकी फोर्थ वाइफ थी। 1936 में स्पेन में सिविल वार ब्रोक आउट होता है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आई टोल्ड यू एंड यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो उनकी लाइफ में होता है, वो चीज ये होता है कि इन 1954 ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। दैट इज द, किसी भी इंसान की लाइफ का ये इससे बड़ा मतलब अवार्ड और क्या हो सकता है उनके लिए। तो इन 1954 ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, NOBLE, नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1954 ईस्वी में
उनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और वो भी खास करके उनका जो नॉवेल, जो उनका वर्क था, द ओल्ड मैन एंड द सी। So you will come to know कि 1954 he got the Nobel Prize for Literature for his work The Old Man and the Sea. द ओल्ड मैन एंड द सी एक इम्पोर्टेंट नॉवेल रही है, जो काफी ज्यादा सेंटियागो के कैरेक्टर्स को, उसके एडवेंचर को लेकर के कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यू विल कम टू नो कि ये चीज रहा कि 1954 ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी। नाउ next point, when you go you will come to know 1961 में ही कमिटेड सुसाइड। ये भी बहुत ही व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ, इवन सच अ ग्रेट राइटर इन 1961, in 1961 he shot himself, he shot himself and left the world, and left the वर्ल्ड। सो यू विल कम टू नो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होती 1961 ईस्वी में। ही शॉट हिमसेल्फ एंड लेफ्ट द वर्ल्ड। व्हाट वाज द रीजन, व्हाट द प्रॉब्लम केम, वन द मैन who lived such a beautiful life, born in 1899 and died in 1961, you will come to know more than 62 years he lived in this world, and even such a name and fame. He also got Nobel Prize for literature. But why did he commit suicide? Why did he shot himself? uh, we even we can't say anything, we don't have any word at all कि हम लोग कुछ इस बारे में बात कर सके। तो इस तरह की चीजों को अगर आप देखेंगे, उसके बाद इनके जाने के बाद जो है, जो इनकी विडो थी, जो इनकी लास्ट वाइफ रही है, जो उनकी विडो थी, उन्होंने बहुत सारे इनके वर्क्स को जो है क्या किया, वो किया, बाद में एक जगह इंक्लूड किया। और वो जो है अमूवेबल फीस्ट और आइलैंड इन द स्ट्रीम्स के नाम से आता है। सो पॉइंट नंबर 18 आई वुड लाइक टू हियर मेंशन, पॉइंट नंबर 18, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ कि after his death, his widow, after his death, his widow has issued a number of his works, has issued a number of his works, including including a movable feast. It came in 1964, and Island in the Stream. Island in the Stream, 1970. So you will come to know ki what happened when you go with these points, ki how much these points are significant. 1961 ईस्वी में he shot himself and left the world. After his death, his widow means his fourth wife, जो उनकी थी, जिनका नाम मेरी वॉल्श था, वो जो क्या कि उनके जाने के बाद उनके बहुत सारे वर्क को
लाती हैं लोगों के सामने कि उन्होंने ये भी काम किया था। और जिन वर्क को वो लाती हैं उनमें से आप देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, और वो कौन सा है? अ मूवेबल फीस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन क्यों मैं बता रहा हूँ कि उनके मरने के बाद जो वर्क आता है वो क्या हो जाएगा? पास्थुमस हो जाएगा। लेकिन ये जो पास्थुमस वर्क है ये किसके द्वारा लाया जाता है मार्केट में? उनकी वाइफ के द्वारा। कौन सी वाइफ के द्वारा? फोर्थ वाइफ जो विडो रही, जिसका नाम मेरी वॉल्श रहा है। You will come to know कि these are the two important works: A Movable Feast 1964, Island in the Stream 1970। ये चीजें रही हैं। एजरा पाउंड ने उनके बारे में बहुत बड़ी बात कही है। एजरा पाउंड ने कहा कि उनके अंदर जितना टैलेंट था उन्होंने केवल उसका कुछ हिस्सा अकेले जो है यूज किया है। अगर वो अपनी पूरी एनर्जी नावल लिखने में लगाए होते तो दुनिया के सबसे बेहतरीन नावलिस्ट होते। ये बात किसने कही है? एजरा पाउंड ने कही है। उसके बाद जो है गर्ट्रू स्टेन ने कहा है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर और स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ये सब के सब जो है आर द नॉवलिस्ट ऑफ द लास्ट जनरेशन। ये सब के सब नॉवलिस्ट किसके? लास्ट जनरेशन के। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो दिए गए हैं। तो नाउ यू हैव टू राइट इट हियर। अकॉर्डिंग टू, एक्चुअली मैं राइटिंग मोबाइल पे कुछ बन नहीं पाती, वैसे भी राइटिंग बहुत मेरी पुअर है। अकॉर्डिंग टू एजरा पाउंड, अकॉर्डिंग टू एजरा पाउंड ने क्या कहा? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि हेमिंगवे हैज यूटिलाइज्ड, Hemingway has utilized Hemingway has utilized only the only the fifth part of his intellectual energy, intellectual, intellectual energy. Otherwise, he could be credited he could be credited as the greatest novelist of the world, as the greatest novelist of the world, novelist of the world। दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट एजरा पाउंड ने दिया है। और फिर से मैं स्लाइड को बैक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हैज हेमिंगवे ने क्या किया है? यूटिलाइज्ड ओनली द फिफ्थ पार्ट ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल एनर्जी। जो भी ईश्वर ने उनको बौद्धिक ऊर्जा प्रदान की थी उस बौद्धिक ऊर्जा का केवल उन्होंने पांचवा हिस्सा अकेले यूज किया है। अगर वो कहीं पूरा यूज करते तो ही कुड बी क्रेडिटेड, what he could be credited as the greatest novelist of the world। तो दुनिया के सबसे बेहतरीन नॉवलिस्ट वो होते अगर उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी का यूज किया होता। ये बात किसने कही है? अकॉर्डिंग टू एजरा पाउंड। जबकि उनको नोबेल प्राइज मिल गया है। नोबेल प्राइज मिलने का मतलब कि दुनिया के ऑलरेडी बेहतरीन नॉवलिस्टों में से। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू गर्ट्रू स्टेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट जनरेशन का पूछा जा चुका है। according to Gertrude Stein, Gertrud, Gertrude Stein, Stein, Gertrude Stein। According to Gertrude Stein, Hemingway, Ernest Hemingway, ERNEST
EST, अर्नेस्ट हेमिंगवे, कामा विलियम फाकनर एंड स्कॉट फिट्जजेराल्ड, फिट्जजेराल्ड and Scott Fitzgerald are the novelist of the last generation. Are the novelist of the last generation. LOST कैपिटल लेटर में लिखना, LOST लॉस्ट, GENERATION लॉस्ट जनरेशन। ये बात किसने कही है? ये बात गर्ट्रू स्टेन ने कही हुई है। किन के लिए कही हुई है? पहला अर्नेस्ट हेमिंगवे एक नाम है, दूसरा नाम है विलियम फॉकनर, तीसरा नाम है स्कॉट फिट्जजेराल्ड, और कौन सा वर्ड यूज किया गया? लास्ट जनरेशन। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि लास्ट जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ये सब के सब लोग जो है किस में आते हैं? लास्ट जनरेशन में आते हैं। एंड यू विल कम टू नो ये सब चीजें रही है। सो we have to go with these points. May I know what is the time by your watch? Okay, 9:20. Now we 9:27. तो now we have done our job. आज की क्लास में हम लोगों ने उनका बायोग्राफिकल स्टडी किया है। कल हम लोग जो है क्या करेंगे? उनके वर्क को डील करेंगे कल उसमें। और शाम को आज 5 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, खास करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, और जिसमें हम लोग इस पर बात करेंगे कि हम उसे कैसे अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। और उसमें जो है जो किताब आपके पास जाएगी उसको लेकर के भी कुछ बातें होंगी कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको और पढ़ने हैं। तो ऑल दिस थिंग, तो इफ यू आर तो आई थिंक यू हैव टू ज्वाइन मी एट 5 PM इन द इवनिंग। खासकर जो नए लोग होंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी है, पुराने सभी लोगों के लिए। तो या ज्वाइन मी इन द इवनिंग एट 5 PM। किसी को कुछ कहना है किसी को? थोड़ा सा लेट में शाम को। ठीक है, आप पहुंचिएगा। कोई ऐसा नहीं, रास्ते में तो प्रॉब्लम होगी और वो अच्छा भी नहीं लगता कि गाड़ी पे बस पे जो आदमी बहुत सुन भी नहीं सकता है। हाँ हाँ, तो मैं ऐसा करूंगा कि ऐसा करिए, आप आराम से पहुंचिएगा। मैं 5 बजे जब मैं बात करूंगा तो मैं कुछ टेक्स्ट को लेकर के ही पहले बात करूंगा कि हाउ यू। ठीक, ठीक है, ठीक। ठीक, ओके ओके। तो यू ऑल आर इनवाइटेड एट 5 PM। आप सारे लोग जो और लोग होंगे उन सबको भी बता दीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वी हैव टू मेक आवर स्ट्रेटेजी, कैसे क्या क्या करना। ठीक है, ओके।